लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 4। इससे पहले जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 और उसमें आप लोगों के साथ जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे और जो भी आपका ये अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन वाला टॉपिक है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को अच्छे से पहले वाली वीडियोस जरूर देखनी है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे जो आपकी 3 कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या होता है? वैसे देखो, प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग अगर हम बात करें तो ये होता है गाइडलाइन। ओके, प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जनरल गाइडलाइंस। तो देखिए, नाउ डेज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नेडेड बाय वेरियस पार्टीज हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द बिजनेस। देखो, आजकल आप देखते हैं जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें बहुत से लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लाइक प्रोप्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड मैनी अदर्स। ठीक है, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो क्या डिस्क्लोज करती है? प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, वेरियस पार्टीज जो कि उसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। देखो, जब हमें पता है कि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये हमें दिखाने वाली हैं, तो हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एक कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इन्हीं रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन रूल्स को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है वो है आपका, these principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing the accounting statements। ये जो principles है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनरल GAPP। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको हम जनरल गाइडलाइंस की तरह यूज़ करते हैं। जनरल गाइडलाइंस की तरह हम इनको यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड ओवर कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूसेज, रीजन, कॉमन एक्सपीरियंसेस, historical precedents, statement of individuals, professional bodies and regulation of government agency। ये जो प्रिंसिपल डेवलप्ड हुए हैं ना ओवर द टाइम, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही बारी में प्रिपेयर हो गए। देखो, क्या होता है कि एक टाइम लगा है, लोगों ने इसको यूज़ किया, उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए, प्रोफेशनल बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, गवर्नमेंट एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सब होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या नेचर है या फिर क्या फीचर्स हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस हैं, जो कि उनका मोटिव क्या है कि हमारी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी आए और इजी अंडरस्टैंडिंग आए। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, मतलब एक जैसी गाइडलाइंस सभी के लिए है, और मोटिव क्या है? हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े, किसकी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो कि बहुत लोगों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड हैं एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीज़न। ठीक है, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं। देखो, क्या है कि लोगों ने, जो भी अकाउंटेंट्स हैं जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, उन लोगों ने कुछ चीज़ें फेस की होंगी, उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए होंगे, अपनी रीजनिंग लगाई होगी, तो जाके ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बने हैं। लेकिन जो जैसे कि हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो लेबोरेटरी टेस्टेड हैं, तो ये वाले लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होते हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि हर टाइम एक जैसा रिजल्ट देंगे। जैसे अब आपका फिजिक्स के प्रिंसिपल, केमिस्ट्री के, ये आपको पता है फिक्स रिजल्ट होता है इनका। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, बट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मैन मेड है, थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी तो आएगी इस चीज़ में। ठीक है,
नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ये फिक्स हो गए तो हमेशा वैसे रहने वाले हैं, नहीं, दे आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब क्या होगा, जैसे जैसे ड्यूरिंग मतलब टाइम आता जाएगा, गुजरता जाएगा, तो चेंजेस तो आएंगे, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो ऐसा नहीं है कि ये रिजिड होंगे, रिजिड नहीं होते हैं ये, इनमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि जब भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। ओके, और एक और चीज़ क्या है, ये जो जनरल एक्सेप्टेंस है ना हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, कि हम इनको जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि ये 3 मेन क्राइटेरिया हैं, इनको ये सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। अब ये 3 मेन क्राइटेरिया क्या है, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। अब वन बाय वन इनका मीनिंग समझते हैं। रेलेवेंस, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को रेलेवेंट तब माना जाएगा यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक यूज़र को, कोई भी हो सकता है, जैसे ओनर्स है वो ये देखना चाहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, अब जो आपके क्रेडिटर्स है वो ये देखना चाहेंगे कि सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। तो कोई भी यूज़र है, whosoever be the user of accounting information, उसकी उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करेगा वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करके, तभी तो हम उसको रेलिवेंट मानेंगे। अब देखिए, अ प्रिंसिपल इज रेलिवेंट इफ इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू द यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए वो चीज़ क्या है, यूज़फुल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी, जो नेक्स्ट इसका क्राइटेरिया है। अब ऑब्जेक्टिविटी हम तब मानेंगे जब इस पर कोई भी पर्सनल बायसनेस ना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो है पार्शियलिटी या बायसनेस आ रही है उन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। यानी कि अब सपोज, अब क्या होता है, कई बार कोई भी बिजनेस है उसमें अगर लोगों ने इन्वेस्ट करना है, जो शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो ये देखेंगे कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि उनको डिविडेंड मिलेगा। जो अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो देखो ऑब्जेक्टिविटी हो, ऐसा नहीं है कि जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें कोई ऐसी बायसनेस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे वेरीफिएबिलिटी भी होता है, विच मीन्स दैट देयर इज सम वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। मतलब अगर आप कह रहे हो कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको वेरीफाई किया जा सके, ये है, ठीक है। उसके बाद है फिजिबिलिटी, एक क्राइटेरिया है। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि इसको हम इजीली, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, हम उस प्रिंसिपल को क्या कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। आई होप आपको ये फीचर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम छोटा सा है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या, ताकि मैं ये इसीलिए आपको डिटेल में और इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट कहीं से भी ना रह जाए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना तो कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, यू विल एबल टू अटेम्प्ट इट इन अ गुड वे। ओके, तो देखिए नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। देखो, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। देखो इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं लाइक मैनेजमेंट, ये सब होते हैं, एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, तो शेयर होल्डर्स वगैरह, तो ये ठीक है। अब उन लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये ज़रूरी हो जाता है दैट सच इन्फॉर्मेशन इज़ रिलायबल एज वेल एज अकम्पेरेबल, मतलब वो लोग प्रीवियस ईयर से कंपेयर भी कर पाए और उस पर विश्वास भी कर पाए। सो द कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सी हाउ अ फर्म हैज़ परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स, दूसरे फर्म्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है, एंड हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में इसने कैसे परफॉर्म किया। दिस बिकम्स पॉसिबल ओनली इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेस्ड ऑन सम सेट रूल्स। देखो कुछ रूल्स होंगे, ये तो है ही, अगर कुछ रूल्स होंगे तभी वो चीज़ एक अच्छे वे में काम करेगी, स्पेसिफिक वे में।
तो नॉन एज पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, ये जो रूल्स जिनके हम गैप बोल रहे हैं, जिनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं एंड कॉन्सिस्टेंसी लाते हैं टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सिस्टेंसी क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल है, अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और इनकी यूटिलिटी बढ़ाएं टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि बेसिकली अगर हम नीड की बात करें तो ये नीड है कि ये क्या करें, हमारी जो है क्या कहते हैं हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रूथफुल वे में, कंपेरेबल वे में और रिलायबल वे में जो भी इसके यूज़र्स हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हैं चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वेरियस टर्म से डिस्क्राइब करते हैं, लाइक assumptions, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, डॉक्ट्राइन्स, पोस्टुलेट्स एट्सेट्रा। बट जो हमारी मेनली 2 कैटेगरीज हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, या फिर कॉन्सेप्ट्स की जगह हम assumption वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा है हमारा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और assumptions एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, ये सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मीनिंग पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस होता क्या है। देखिए, एन अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइंड एज अ कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज अडॉप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट्स। यानी कि जो कन्वेंशंस है ना, वो क्या होती है, जो भी हमारे अकाउंटेंट्स हैं, जो लोग एक्सपीरियंस हो गए हैं जिनको, ठीक है, उनके बीच में कॉमन कंसेंट हो जाता है और या फिर जनरल एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो एक टाइप का कस्टम बन जाता है। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो गए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे जाएंगे आगे, तो आपको बोल देंगे, जैसे 3 ये ऑप्शन दे दिए, साथ में एक आपको गोइंग कंसर्न दे दिया, तो आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो आपको नेम पता होने चाहिए ना, कौन कौन से हमारे कन्वेंशन हैं। तो हमारे कन्वेंशन ये तीनों हैं। तो जो गोइंग कंसर्न है वो तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखो, नाम से ही मैंने आपको बताया था, अगर आपको नाम में अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रही है। तो अगर मैं बात करूं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की, तो क्या होता है, this convention requires that all the significant information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed। देखो क्या है, जितनी भी सिग्निफिकेंट यानी कि जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको हमने जो है कंप्लीटली क्या करना है, डिस्क्लोज, यानी कि जो हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें उसका खुलासा करना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of the financial statement, यानी कि उनके इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से लोग, लाइक प्रोप्रिएटर्स, यानी कि जो हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, हमारे प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। तो ये बहुत सारे लोग हैं ना जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैंने आपको एक वीडियो भी कराया है कि यूजर्स कौन कौन होते हैं, इंटरनल यूजर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है। आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी काफ़ी इजी लैंग्वेज में। देखिए, ये वाली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द कंपनीज एक्ट मेक्स एम्पल प्रोविजंस फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। मतलब ये वाला जो कन्वेंशन है वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जितनी भी हमारी एसेंशियल यानी कि जो हमारे लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसको क्या किया जाता है, जो हमारा बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी वजह से जो कंपनीज एक्ट है हमारा, उसने इस चीज़ का परफॉर्मा भी दिया है कि आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी ही करनी है। ठीक है, अब देखिए,
कैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम फुट नोट्स में दिखाते हैं। फुट नोट्स मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं आ रही है, बट हम उनको दिखाएंगे एज अ फुट नोट सबसे लास्ट पे, ताकि पता चल जाए कि ये चीजें भी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए काफी यूजफुल है जितने भी यूजर्स हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। ठीक है, देखिए, वेरियस आइटम्स और फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ फुटनोट्स। ठीक है, फुटनोट्स के फॉर्म में दिखाते हैं कौन सी चीजें, जैसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब एक होती है एक्चुअल लायबिलिटी, जो आपको लायबिलिटी हो चुकी है, आपको देनी है वो चीज। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कि वो डिपेंडेंट है किस सिचुएशन पे, किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, मतलब वो लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल, a claim of very big sum pending in court of law, in a court, ये अलग है, ठीक है, in a court of law against the enterprises should be brought to the notice of the users of the financial statements, otherwise the statements would be misleading। यानी कि होता क्या है, सपोज जैसे हमारी जो कस्टमर है उसने क्या किया, हमारे बिजनेस के अगेंस्ट एक बहुत बड़े अमाउंट का क्लेम डाल दिया। अब हो सकता है जो कोर्ट का डिसीजन हो वो हमारे फेवर में आए, अगर फेवर में आएगा तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी, बट अगर वो हमारे अगेंस्ट हो जाता है तो हमारी लायबिलिटी वो बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसको हम एज अ फुटनोट दिखाना पड़ेगा, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब क्या होता है, जैसे हमारे स्टॉक वैल्यूएशन के जो है अलग अलग क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। अब क्या होगा, अगर देयर इज चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, लाइक हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, हमारा हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये जो मेथड है, अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो या फिर जो प्रोविजन बनाते हो आप डाउटफुल डेट्स के लिए जिनका पैसा डूब सकता है, डाउटफुल है, तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी बैलेंस शीट के बाय वे ऑफ फुटनोट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ फुटनोट। तो कुछ एग्जांपल्स थे कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है आपको देनी है एज अ फुटनोट। देखो, वैसे तो परफॉर्मर डिसाइड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एंड बैलेंस शीट का, बट उसके अलावा कुछ आइटम्स हमें फुटनोट्स पे दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, सो डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट डज नॉट मीन लीकिंग आउट द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। अब देखो, हम जो मटेरियल यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को लूज यानी कि लीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जबकि हम डिस्क्लोज कर रहे हैं सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उनके लिए काफी इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो। अब हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी की। ठीक है, अब होता क्या है, अभी हमने पढ़ा क्या चीज की, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। ठीक है, कि हमने सभी इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्क्लोज करना है। अब आता है एक कन्वेंशन हमारा, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब क्या है, दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा ना फुल डिस्क्लोजर हर एक चीज को, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फुल डिस्क्लोजर वाला जो कन्वेंशन है उसका एक्सेप्शन क्या है, तो उसका एक्सेप्शन है मटेरियलिटी। क्यों, वो मैं भी आपको बताती हूँ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट बी डिस्क्लोज, कि हमें जो है वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है उन चीजों को जो हमारे यूजर्स के लिए इररिलेवेंट है या फिर जिनका कोई इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है, वो हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दीज अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट, या तो हम इसे छोड़ देते हैं या इनको मर्ज कर देते हैं अदर आइटम्स के साथ, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अननेसेसरीली ओवरबर्डन हो जाएंगी, मतलब वो बिना वजह ही ओवरबर्डन हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देखिए, अब कुछ और चीजें ध्यान रखनी है। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाट इज मटेरियल फॉर वन कंसर्न मे बी इमटेरियल फॉर अनदर। मतलब एक चीज जो एक फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है वो दूसरे के लिए क्या हो सकती है, इमटेरियल, दूसरे के लिए हो सकता है वो इम्पॉर्टेंट ना हो। ठीक है,
तो अब करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स मे बी मटेरियल फॉर अ स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप, यानी कि एक छोटी सी रिपेयर वाली वर्कशॉप है, उसके लिए जो छोटे छोटे टूल्स, यानी कि ये जो छोटे छोटे टूल्स है वो एक स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सेम चीजें हैं बहुत बड़े बिजनेस के लिए इमटेरियल है, ठीक है। सिमिलरली द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, देखिए सिमिलरली द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसका नेचर भी देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 का डिफरेंस आ रहा है इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसको हम इमेटीरियल मान सकते हैं, बट अगर कैश में 500 का डिफरेंस आ रहा है तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो अकाउंटेंट को जज करना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन का इंपॉर्टेंस कि ये मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। देखो कंजर्वेटिज्म है, हमें सोच समझ के चलना है। प्लेइंग सेफ, इसको क्या बोलते हैं, प्लेइंग सेफ। देखो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जितने भी हमें लग रहे हैं लॉस हो सकते हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, बट ऑल द एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। अगर हमें दिख रहा है कि कोई प्रॉफिट होगा, मतलब अभी एस्टिमेशन है, उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, जबकि लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म है ना वो आपको बताता है कि हमें सेफ प्ले करना है, तो हम लॉस को पहले से ही रिकॉर्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम प्रोविजन बनाते हैं फिर फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटी, जितने भी हमें लाइबिलिटी नॉन है, नॉन मतलब जो होगी ही होगी, एंड द लॉसेस, हाँ हमें अमाउंट नहीं एग्जैक्ट पता होता, हम अंदाजे से बनाते हैं, बट ये पता है कि ये लाइबिलिटी अराइज होगी या ये लॉस होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमें जहां पता चलेगा कि यहाँ हमने कंजर्वेटिज्म का एप्लीकेशन किया है, सॉरी कन्वेंशन का। फॉर एग्जाम्पल जो क्लोजिंग स्टॉक है हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड पे आता है, अब वहां भी हम कम वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, कम वैल्यू दिखा रहे हैं, इसको मतलब प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं, तो वही चीज हम कंजर्व करके चल रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू में से जो कम होगी हम वही दिखाएंगे। और हम प्रोविजन पहले से बना के चलते हैं अपने डाउटफुल डेट्स के लिए, ठीक है। और हम देखते हैं जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको हम हमेशा सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं, जितना अमाउंट हमने पे किया उस पे नहीं, सरेंडर वैल्यू पे, ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के, इसको बहुत ध्यान से यूज करना होता है, अदरवाइज इसके दो इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारे कम प्रॉफिट दिखाएगा इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब आप लोग उसको बहुत ज्यादा ज्यादा दिखा रहे हैं तो ये भी गलत है, तो हमारा जो है लोअर प्रॉफिट दिखाएगा। और जो बैलेंस शीट है वो एसेट्स को तो अंडरस्टेट करके दिखाएगी और लायबिलिटी को ओवरस्टेट करके दिखाएगी इन कंपैरिजन टू एक्चुअल वैल्यू। अब इससे होगा क्या, the above mentioned effects will result in the creation of secret reserves which is in direct conflict with the convention of full disclosure। इससे होगा क्या, सीक्रेट रिजर्व्स बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट से कम प्रॉफिट आप मतलब दिखा रहे हो तो आप सीक्रेट रिजर्व बनाएंगे, जो कि हमारे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के खिलाफ है कि आप सीक्रेट कोई रिजर्व बना रहे हो। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।